नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चुनाव आयोग पर तोहमत मढ़ने का कृत्य जारी रहेगा। अप्रत्याशित हार से मिले जख्म की पीड़ा जो छिपानी है। आलसियों के गिरोह में घिरे राहुल गांधी क्या कांग्रेस को आंतरिक आरएसएस के घुसपैठियों से मुक्त करा पाएंगे? अब जनता संशय की स्थिति में खड़ी हो गई है, जिसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर वो कांग्रेस को वोट दे क्यों। तमाम मुसीबतों स्थानीय स्तर पर वैर व बाधाओं को पार कर पाना वो अपने मत का प्रयोग इस उद्देश्य से करता है कि निष्ठुर सरकार से पिंड छूट कर सके, परंतु कांग्रेस उनके मतों की हिफाजत में विफल रही है। एक दो बार नहीं, कांग्रेस जनता के मतों की सुरक्षा में बार बार फिसड्डी साबित हो रही है। जनता कांग्रेस के पक्ष में अपना जनादेश सुनाती है, लेकिन चुनावी परिणाम के आने के बाद वही जनादेश बीजेपी के पक्ष में दिखता है। परिणाम आने के बाद प्रत्येक कांग्रेसी नेता बंदर की भांति इस डाल से उस डाल तक उछल कूद मचाया रहता है। परिणाम आने के बाद उन्हें जानकारी होती है कि केंद्रीय चुनाव आयोग बेईमान है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। परिणाम से पहले वो जाने किस मेलाटोनिन की गोली खाकर चिर निद्रा में सो रहते हैं। आपको बता रहे कि जनता के मतों को इज्जत मिले, उनके जनादेश को सही तरीके से रेखांकित किया जा सके, मूल्यांकन हो, ये नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर थी। अफसोस, इतना कमजोर कंधा कांग्रेस का होगा कि हाथ सहित उखड़ जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। यकीनन हर कांग्रेसी ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग को बेईमान साबित करेगा। हम ये प्रमाणित कतई नहीं कर रहे हैं कि ये दोनों बड़े ही चरित्रवान हैं। इनके सही होने पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। ईवीएम और चुनाव आयोग पर बदचलन होने के आरोप तब भी लगे थे जब कांग्रेस ने 2009 का लोकसभा चुनाव जीता था। घटना उजागर करने का आशय सिर्फ इतना ही है कि जब ईवीएम को भस्मासुर बनाया जा रहा था, तब क्या इस भस्मासुर से बचाव का कोई मार्ग नहीं तलाशा गया? यदि बचाव का मार्ग है, तब क्या वो मंत्र ईवीएम मैया वरते, सीएम पीएम की कुर्सी मेरी झोली धर दे? उन्हें मालूम है वो कांग्रेस के टुकड़ों पर पलते हुए भी स्वतः के दिल के खिलाफ बीजेपी की मदद कर रहे हैं। भस्मासुर को मारने का फॉर्मूला किसी के साथ शेयर करने को क्या वो राजी नहीं है? दिल गवाही नहीं दे सकता है कि स्वीकार किया जाए कि जो तकनीक प्रोग्राम में लगाई जा रही है, यदि उसका परिणाम प्रतिकूल रहा तो बचाव कैसे किया जा सकता है? इस बिंदु पर विचार ही नहीं किया गया होगा। बता दें कि 7 अक्टूबर 2024 को जयराम रमेश चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम को बदलना चाहती है। वो भूल गए कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम को क्यों प्रभावित करेगी, जबकि विपक्ष की जीत से उसे 2 लाभ होने वाला है। पहला ये कि जम्मू कश्मीर में चाहे किसकी सरकार बने, बागडोर उसके ही हाथ रहनी है। वहां अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की ही सरकार होगी, ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी। अप्रत्यक्ष सरकार ही वहां प्रभावशाली भूमिका निभाएगी। दूसरी ये कि वैश्विक कूटनीति उन्हें प्रमाण पत्र जारी रही होगी कि जम्मू कश्मीर में स्वस्थ लोकतंत्र बहाल करने में मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। चूंकि एग्जिट पोल के सारे मदारियों ने एक सुर से सुर मिलाकर हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत दिला दी, तो कांग्रेसी हो गए फूल के गुब्बार हो गए और हाइड्रोजन गैस भरे गुब्बारे जैसे लगे उड़ने। और उन्हें ख्याल क्यों नहीं आया कि जब भी किसी शातिर को ए पर हमला करना होता है तो वो ध्यान भटकाने के लिए बी को धमकाना शुरू कर देता है, ताकि किसी का ध्यान बी की तरफ लग जाए और लोग ए से उदासीन हो जाएं और उन्हें लूट का निर्विरोध अवसर हासिल हो सके। वहीं कांग्रेस कार्य समिति के मल्ल युद्ध के योद्धाओं के दाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि या तो उनकी शारीरिक क्षमता क्षीण हो गई है या फिर मानसिक अवस्था ऐसी नहीं बची है कि वो किसी नए युद्ध कौशल का अभ्यास कर सकें। लड़ते जा रहे हैं अपनी जंग लगी तलवारों से, हर युद्ध में मुस्कुराते हुए शिकस्त दर शिकस्त कबूल करते जा रहे हैं। दुश्मन हर युद्ध में अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर उनके हाथ कतरने में कामयाब है। कांग्रेस किसी भी हार से सबक सीखने को तैयार ही नहीं है। वहीं गुजरात चुनाव का उदाहरण सामने रख के एक तस्वीर खींचने का प्रयास करते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कांटे का टक्कर दी थी, जहां बीजेपी 99 सीट जीतकर अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस ने 77 सीट हासिल कर खुली चुनौती प्रस्तुत कर दी थी। कांग्रेस ने इस चुनाव परिणाम से बीजेपी को यह पैगाम भेज दिया था कि हमने तुम्हारी कब्र खोद दी है। बता दें कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया। राहुल गांधी के लिए जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव को मायने ही नहीं रखता था। वो चुनाव संचालन को छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में यूं शगुल थे जैसे वो विश्व विजय अभियान पर निकले हों। परिणाम ये हुआ कि बीजेपी ने गुजरात विधानसभा के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 156 सीट पर जीत का परचम लहराया और कांग्रेस की मैयत पर रोने के लिए कुछ लोग बचे रहे। इसीलिए
15 सीट छोड़ दी, विपक्ष दल का नेता बन सके इस काबिल भी नहीं छोड़ा। भारतीय राजनीति में गुजरात का ये संस्करण कांग्रेस के लिए काला अध्याय रहा है। क्या किसी ने कभी इस हार की समीक्षा की? यदि नहीं तो क्यों? बीजेपी ने भाप लिया था कि विजय रूपाणी नामक तलवार में जंग लग चुकी है। इस तलवार से 2022 का चुनावी मैदान फतह करना संभव ही नहीं होगा। फलस्वरूप सितंबर 2021 में अनुपयुक्त रूपाणी तलवार, जो कि विजय के काबिल नहीं बची थी, उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। म्यान से भूपेंद्र पटेल नामक तलवार निकाली, युद्ध की पूरी ताकत ही बदल दी और गुजरात विधानसभा का नया इतिहास रच दिया। वहीं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने विजय हासिल की, क्योंकि वहां की रणनीति में बदलाव किया गया। सिद्धारमैया को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई। डीके शिव कुमार को भी मोर्चे पर उसी भूमिका में लगाया गया जिस भूमिका में सिद्धारमैया थे। परिणाम सुखद रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस को जैसे ही एक जगह विजय मिलती है, वो फूल के कुप्पा खो जाती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने फिर वही गलती दोहराई। अपने मोर्चा खाए हथियारों को ही उन्होंने फिर से आजमाने की त्रुटि की पुनरावृत्ति की। फलस्वरूप औंधे मुंह आके गिर गए। कांग्रेस परिवार में जितने वट वृक्ष हैं, वो अपने नीचे किसी दूसरे वृक्ष को पनपने ही नहीं देते। इन तीनों राज्यों की भारी हार से भी कांग्रेस ने कोई सबक नहीं सीखा। हरियाणा चुनाव में म्यूजियम में रखी बाबा आदम के जमाने की तलवार भूपिंदर सिंह हुड्डा को युद्ध के मोर्चे पर इस भरोसे से लगाया कि वो मैदान फतह कर लेंगे, जिसे ना तो अपनी ताकत का अंदाजा था और ना ही जमीनी हकीकत का। बुड्ढा ने लुटिया डुबा दी। चुनाव परिणाम आने के बाद भी यदि हुड्डा से पूछा जाए कि हरियाणा में चुनाव कौन जीतेगा, तब वो कहते सुने जा रहे थे कि चिंता ना करो, चुनाव परिणाम बदलेगा, मुख्यमंत्री की शपथ हम ही लेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेसियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर वो कौन से समीकरण रहे जिसके दम पर उन्होंने लंबे समय तक शासन किया है। कांग्रेस को साप्ताहिक चिंतन शिविर आयोजित करने की आवश्यकता है, जिसमें उन सभी बिंदुओं पर गहन विचार किया जाना चाहिए कि आखिर भस्मासुर ईवीएम से छुटकारा कैसे मिले, बेईमान चुनाव आयोग के रहते हुए भी निष्पक्ष चुनाव कैसे संपादित हों, कांग्रेस के लंबे शासनकाल की कुर्सी के पाए कौन कौन से थे, उन्हें फिर से अपने पक्ष में लामबद्ध कैसे किया जाए। विवेचना में ये यथार्थ प्रकाशित होगा कि कांग्रेस को लंबे समय तक शासन का सुख देने में अनुसूचित जातियों और मुसलमानों की अहम भूमिका रही है। अनुसूचित जातियों और मुसलमानों ने कांग्रेस को जो सशक्त भवन निर्माण किया था, स्वर्ण जातियों ने उस पर सिर्फ रंग रोशन का कार्य किया, क्योंकि बाहरी आभा में यही स्वर्ण जातियां दिखती थीं। लिहाजा हर कोई इन्हीं के गुणगान में मस्त रहता। जीत का श्रेय भी इन्हीं के सिर बंधता और सत्ता का सारा सुख भी यही भोगते थे। वहीं अब समय ने तेजी से करवट ली है। अनुसूचित जातियों को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी है, उसे प्राप्त करने के लिए वो सजग भी हैं और उन्हें ये भी ज्ञात है कि उनके संवैधानिक अधिकार उन्हें कोई दूसरा दिलाएगा। इस बिंदु पर वो संशय की स्थिति में खड़े हैं। अब वो सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी चाहते हैं। अब वो भरोसा करना नहीं चाहते हैं, बल्कि भरोसा देने के लिए उत्सुक हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए संविधान के प्रति समर्पण भाव प्रदर्शित करने का नैतिक बल प्रस्तुत हो, ना कि नस्लों की हिफाजत के लिए। जहां तक राहुल गांधी के नेतृत्व का प्रश्न है, लोग भरोसा जरूर करते हैं, परंतु ये भी समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी संगठन पर राहुल गांधी की पकड़ बहुत ही ढीली है। अब वो ये कहते हैं कि संविधान ही देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, तब क्या वो संगठन और खास तौर से कार्य समिति में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और मुसलमानों को उनके आबादी के अनुपात में भागीदारी देने चाहते हुए भी इस पुनीत कार्य को अंजाम देने में सफल हो पाएंगे? यदि वो ये पुनीत मंतव्य पूर्ण कर लेते हैं, तब प्रमाणित हो जाएगा कि संगठन पर राहुल गांधी की पकड़ मजबूत है, अन्यथा आशंका को ही बल मिलेगा। वहीं तमाम तर्क गढ़े जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, आपका आभार, परंतु क्या खड़गे साहब को पार्टी ने निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी दी है? यदि हाँ, तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका नेता होता है, फिर राहुल गांधी हर निर्णय में अगुवाई करते हुए क्यों दिखते हैं? देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का प्रधानमंत्री द्वारा होता अपमान लोगों को अप्रिय महसूस होता है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी द्वारा खड़गे साहब की जाने वाली अवहेलना क्यों नहीं दिखती? कांग्रेस ने वर्तमान में मुसलमानों का नेता कौन है जिसे पूरा देश पहचानता हो? आपको बता दें कि यदि ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग में राहुल गांधी को विश्वास है, तो इन दोनों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाएं और नई यात्रा शुरू करें, जिससे कि चरित्रहीन ईवीएम और बेईमान चुनाव आयोग का बहिष्कार हो। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।